गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नेत्र, प्रकाशिक यंत्र, नेत्र के बारे में पढ़ा था, जो सबसे प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होता है। आज हम नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता होती क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। और दृष्टि दोषों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नेत्र की समंजन क्षमता। क्या होती है समंजन क्षमता? सबसे पहले हम इसके बारे में पता हो तो मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियां जो होती है आंख की, तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को फोकसित या फोकस दूरी परिवर्तित करने का जो गुण होता है वो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने का गुण, मतलब जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तित करने का जो गुण होता है वही कहलाती है नेत्र की समंजन क्षमता। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लें। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित, फोकस दूरी को परिवर्तित, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने का गुण ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब जो मांसपेशियां हैं, तो मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित करने का गुण जो होता है वही क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता। अब हम बात करते हैं कि नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है, निकट दूरी क्या होती है, दूर बिंदु क्या है, अधिकतम दूरी क्या है, ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसी के बाद हम इसके दोष पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकट बिंदु पढ़ रहे हैं। नेत्र का निकट बिंदु, निकट नजदीक वाला बिंदु कितना होना चाहिए वो हमें देखना है। नेत्र का निकट बिंदु, छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेत्र का निकट बिंदु वह कम से कम दूरी जिस पर रखी, मतलब वह कम से कम दूरी नेत्र के आगे, नेत्र के पास में किसी वस्तु को रखने पर, मतलब इतने नजदीक रखते हैं, मतलब वो कम से कम दूरी लें जहां पर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बने। मतलब वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु का सामान्य लेंस, जो हमारे आंख का जो लेंस है, सामान्य लेंस रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बना दे, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? इस दूरी पर स्थित बिंदु को ही हम निकटतम बिंदु या अल्पतम दूरी कहते हैं। और जो स्वस्थ आंखें होती है, जिनमें कोई दोष नहीं होता, उनके लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहां लिख सकते हैं हम, वह कम से कम दूरी, वह कम से कम दूरी या न्यूनतम दूरी, वह कम से कम दूरी या न्यूनतम दूरी जिस पर
रखी वह कम से कम दूरी या न्यूनतम दूरी, वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु का सामान्य लेंस, जिस पर रखी वस्तु का सामान्य लेंस, मतलब नेत्र का जो लेंस होता है सामान्य लेंस रेटिना पर, किस पर बनेगा, लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, सामान्य लेंस रेटिना पर, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बना देता है। स्पष्ट प्रतिबिंब बना देता है। इस कहते हैं इस दूरी पर स्थित बिंदु को, इस दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं हम, स्थित बिंदु को ही सामान्य नेत्र का नेत्र का निकट बिंदु, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, निकट बिंदु या अल्पतम दूरी, या अल्पतम दूरी कहते हैं। कितना होता है ये स्वच्छ नेत्र के लिए, जो दोष रहित नेत्र है, स्वच्छ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। स्वच्छ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। ये स्वच्छ नेत्र के लिए इसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। देखें कि हम न्यूनतम दूरी, मतलब हमारे आंख के सामने हम किसी वस्तु को रखें तो स्पष्ट नजर आती है, तो जैसे यहाँ पर रखा हमने तो स्पष्ट नजर आ रही, फिर नजदीक लाते हैं स्पष्ट नजर आ रही, स्पष्ट नजर आ रही, तो केवल एक निश्चित सीमा पर, एक निश्चित बिंदु तक स्पष्ट नजर आएगी। अगर उसके आगे बढ़ा देंगे इसको हमारे आंख के नजदीक तो फिर ये धुंधली नजर आ जाएगी। तो वो जो न्यूनतम दूरी है जहां तक ये स्पष्ट नजर आती है उस जगह से, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। किसके लिए, स्वच्छ नेत्र के लिए, मतलब जिनमें ऐसे नेत्र जिनमें कोई दोष ना हो उनके लिए ये 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब कम से कम हमें वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तो रखना ही होगा। 25 सेंटीमीटर के अगर नजदीक लाएंगे, उससे कम दूरी करेंगे तो वस्तु धुंधली नजर आएगी। इसलिए 25 सेंटीमीटर का न्यूनतम दूरी होती है कि 25 सेंटीमीटर वस्तु को रखें तो स्पष्ट साफ सुथरी नजर आएगी। तो देखो अब दूसरा लेते हैं अपन, नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु, अब हम ले रहे हैं नेत्र का दूर बिंदु, मतलब शिथिल अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में क्या होगा, शिथिल जो अवस्था है या रिलैक्स अवस्था है उसमें नेत्र जितनी दूरी तक देख सकता है, मतलब शिथिल अवस्था में नेत्र जितनी दूरी तक देख सकता है, जैसे नेत्र हमारे आंखें कितनी दूरी तक स्पष्ट वस्तु को देख सकती है, जो स्पष्ट नजर आएगी वस्तु वहां तक जो दूरी होगी, वो जो दूरी होगी, जो बिंदु होगा वह दूर बिंदु कहलाएगा। देखो शिथिल अवस्था में, शिथिल मतलब रिलैक्स अवस्था में हमारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती है वो कहलाता है दूर बिंदु, और ये होता है स्वच्छ आंखों के लिए अनंत। कितना होता है ये, अनंत दूर बिंदु। तो देखो शिथिल शिथिल अवस्था, शिथिल अवस्था में, शिथिल मतलब रिलैक्स अवस्था में, शिथिल अवस्था में नेत्र
शिथिल अवस्था में नेत्र जितनी दूर तक देख सकता है, शिथिल अवस्था में नेत्र जितनी दूर तक देख सकता है, शिथिल अवस्था में नेत्र जितनी दूरी तक देख सकता है, कितनी दूरी तक देख सकता है, उस दूरी पर स्थित बिंदु को, उस दूरी पर स्थित बिंदु, उस दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं अपन? उस दूरी पर स्थित बिंदु को नेत्र का दूर बिंदु नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं, नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। अब स्वच्छ नेत्र के लिए इसका जो मान होता है वो क्या होता है? अनंत। मतलब जो निकट बिंदु का जो मान होता है वो तो होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु के लिए क्या होता है? अनंत। मतलब हमारे यहाँ के दूर कितनी दूर तक देख सकती है, तो क्या है वो? अनंत। तो स्वच्छ नेत्र के लिए इसमें भी लिख लें हम, क्या हो जाएगा? स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ, यहाँ पर भी सोच की जगह स्वस्थ ही कर ले अपन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान अनंत होता है, इसका मान अनंत होता है। मतलब स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु का मान कितना होता है? नेत्र के लिए क्या होता है? अनंत होता है। यहाँ पर क्या होता था? पास बिंदु के लिए कितना होता था? 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करें दृष्टि विस्तार, मतलब दूर बिंदु व नेत्र के बीच, दूर बिंदु व नेत्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं दृष्टि विस्तार। तो एक परिभाषा और लिख लें हम यहाँ पर, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कभी पूछ ली जाती है। दृष्टि विस्तार, ये छोटे क्वेश्चंस के लिए है चीजें जो मैंने लिखाई है। दृष्टि विस्तार तो क्या हो जाएगा? दूर बिंदु व नेत्र के बीच की दूरी, दूर बिंदु व नेत्र, दूर बिंदु व नेत्र के बीच की दूरी, दूर बिंदु व नेत्र के बीच की दूरी, दूर बिंदु व नेत्र के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो ये हो गए हमारे पास परिभाषा, नेत्र की समंजसता, निकट बिंदु कौन सा होता है, दूर बिंदु कौन सा होगा, और दृष्टि विस्तार क्या होगा। अब हम पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष, नेत्र दोष, जो नेत्र के जो दोष हैं, तो दृष्टि हमारे आंख का जो दोष उत्पन्न होते हैं, तो दृष्टि दोष एवं उनके निवारण। तो अगला टॉपिक है हमारा दृष्टि दोष एवं उनके निवारण। दृष्टि दोष एवं उनके निवारण। दृष्टि दोष एवं क्या हो गया हमारे पास? निवारण। मतलब जो दोष उत्पन्न होगा उसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोष अपन ले रहे हैं जरा दूरदृष्टि दोष। कौन सा? जरा दूरदृष्टि दोष। पहला दोष है हमारे पास
जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है बेटा? सामान्य व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि सामान्य जो व्यक्ति है, जो स्वस्थ आंख वाला जो व्यक्ति, उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। परंतु आयु में वृद्धि, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, तो उम्र बढ़ने के बाद नेत्र लेंस का लचीलापन घट जाता है। जो नेत्र लेंस का जो लचीलापन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। जैसे 10 वर्ष के बालक के लिए, जैसे 10 ईयर का कोई स्टूडेंट है या 10 ईयर का कोई बालक है, तो 10 ईयर के बालक के लिए नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्या होगा? 10 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए जो निकट बिंदु है वो होता है 7 से 8 सेंटीमीटर, 7 या 8 सेंटीमीटर लगभग होता है। जबकि 60 वर्ष, उम्र बढ़ रही है, जबकि 60 वर्ष की आयु के लिए, जबकि अगर 60 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए यह निकट बिंदु कितना हो सकता है? 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कितना? 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इस कारण इस उम्र का कोई भी व्यक्ति, इस कारण जो जैसे ज्यादा उम्र होगी तो इस उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक को, कोई भी पुस्तक क्या को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर नहीं पढ़ सकता, दूर रखकर नहीं पढ़ सकता। चाहे उसे प्रतिबिंब, तो क्या होगा? दूर रखकर अगर पढ़ना चाहेगा वो, तो उसे उसका प्रतिबिंब धुंधला नजर आएगा, धुंधला दिखाई देगा। इसे ही जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष में नेत्र की समंजसता में भी कुछ कमी आ जाती है, और इस दोष को दीर्घ दृष्टि दोष की तरह ही दूर किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे दीर्घ दृष्टि दोष, तो उसकी तरह ही हम इसको दूर करेंगे। तो देखें, उत्तल लेंस का उसमें उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखें जरा दूरदृष्टि दोष। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं जरा दूरदृष्टि दोष। तो देखो, सामान्य व्यक्ति, सामान्य जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का निकट बिंदु, सामान्य व्यक्ति का निकट बिंदु, सामान्य व्यक्ति का निकट बिंदु कितना होता है? अभी बताया था अपन ने, सामान्य व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। परंतु आयु में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है? लेंस का लचीलापन घट जाता है। परंतु आयु में वृद्धि होने के साथ साथ सामान्य व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। परंतु आयु में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होगा? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ लेंस का लचीलापन घट जाता है। लेंस का लचीलापन घट जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। और हम जानते हैं जैसे 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या होता है? 10 वर्ष का जो कोई बालक है उसके लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 7 से 8 सेंटीमीटर तक। जैसे 10 वर्ष के बालक के लिए, 10 वर्ष के बालक के लिए नेत्र का निकट बिंदु 7, 8, या तो 7 या 8, 7-8 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 7 या 8 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब अगर बच्चा है तो उसका जो निकट बिंदु होगा वो 7-8 सेंटीमीटर तक होगा। जबकि
60 वर्ष का कोई व्यक्ति है, जबकि 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए, जबकि 60 वर्ष का जो व्यक्ति है, 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए क्या होगा, के लिए यह 200 सेंटीमीटर, 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए यह 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो जैसे उम्र बढ़ी तो 200 से उम्र बढ़ रही है, तो जिससे लेंस का लचीलापन कम हो रहा है और ये भी बढ़ता जा रहा है। जैसे 25 सेंटीमीटर देखते हैं तो किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर रख के देखा हमने, 60 वर्ष के व्यक्ति दूसरे स्पष्ट नजर नहीं आएगी, उसके लिए कम से कम कितनी दूरी चाहिए, 200 सेंटीमीटर की। 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है या पहुंच सकता है। अब देखो, और इसी कारण इस उम्र का कोई भी व्यक्ति 200 हो गया तो 25 सेंटीमीटर कैसे देखेगा, इसी कारण इस उम्र का कोई व्यक्ति जो होगा क्या करेगा, उम्र का कोई व्यक्ति यदि 25 सेंटीमीटर पर रखकर पुस्तक पढ़ना चाहे तो वो उसे उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। इसी कारण इस उम्र का कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर कहां पर कारण कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को, इसी कारण इस उम्र का कोई व्यक्ति यदि किसी पुस्तक को « 25 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ता है, 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ता है तो उसे उसका जो प्रतिबिंब है तो उसे क्या होगा, प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा। तो उसे प्रतिबिंब धुंधला, मतलब वो साफ नहीं, शब्द साफ नजर नहीं आएंगे, धुंधला दिखाई देगा। धुंधला दिखाई देगा। अब क्या हो जाएगा, इसे ही कौन सा कहते हैं अपन, जरा दूरदृष्टि दोष। इसे ही जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है, उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होता है। इसे ही जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में नेत्र लेंस की समंजसता भी कम हो जाती है। मैं लिख सकते हैं अपन, इस दोष में नेत्र की समंजन क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अभी नाम आया समंजन क्षमता, तो समंजन क्षमता हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है समंजन क्षमता, हमने पढ़ ली है। तो इस दोष में नेत्र की समंजन क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस दोष को दीर्घ दृष्टि दोष की तरह दूर कर सकते हैं। अभी पढ़ेंगे हम दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करके उसको दूर करते हैं, अभी देखेंगे उसको। तो इस दोष को दीर्घ दृष्टि दोष की तरह, दीर्घ दृष्टि दोष की तरह
ही दूर किया जा सकता है। तो ये पहला था हमारे पास जरा दूरदृष्टि दोष। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा, लेंस का लचीलापन कम हो जाएगा, जिससे उससे क्या होगा, जो 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है उस पर रखकर अगर वो कोई पुस्तक पढ़ना चाहे वो व्यक्ति ज्यादा उम्र का, तो उसे उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। तो ठीक है, तो ये जो इस प्रकार का जो दोष होता है इसे ही जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दूसरा हम ले रहे हैं, पहला तो ये हो गया, दूसरा ले रहे हैं हम निकट दृष्टि दोष, फिर दूरदृष्टि दोष लेंगे। तो दूसरा है हमारे पास निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, परंतु पास की वस्तुएं क्या कहती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये लिख सकते हैं, इस दोष से पीड़ित इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब इस दोष से जो पीड़ित होता है, दूर की वस्तुएं, अंडरलाइन कर लो, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब निकट दृष्टि दोष में जो होगा तो उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आएगी, क्योंकि दूर से आने वाले प्रकाश को, दूर से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को नेत्र जो है, नेत्र क्या करेगा, नेत्र दृष्टि पटल या रेटिना के पहले किसी बिंदु पर अभिसारित कर देता है। जब वो रेटिना के पहले ही अभिसारित कर देगा तो कहां से प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो क्या होता है, इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखो, तो कारण भी लिख लें इसका, हम कारण भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कारण, अभी बताया मैंने, क्योंकि ये दूर से आने वाली, आगे लिख लें, क्योंकि रीजन लिख रहे पर आगे, क्योंकि दूर से आने वाले या वाले, दूर से आने वाले प्रकाश को दूर से आने वाले प्रकाश, जैसे प्रकाश आएगा दूर से आता है, दूर से आने वाले प्रकाश को नेत्र लेंस रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना, क्योंकि दूर से आने वाले प्रकाश को नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही आने वाले प्रकाश को नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही क्या कर देगा, रेटिना से पहले ही क्या कर देगा, किसी बिंदु पर अभिसारित कर देता है। रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर अभिसारित कर देता है।
पहले ही बना देता है। जब प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा तो स्पष्ट नजर आएगा, पहले ही अभिसारित करता है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ नजर आती, जबकि दूर की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती, क्योंकि हमने पढ़ लिया दूर से आने वाले जो प्रकाश है नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर उसको उसका प्रतिबिंब बना देता है या विसारित कर देता है, इस वजह से वो नजर नहीं आता। देखें हम जैसे डायग्राम देख लेते हैं, ये जैसे हमारी नेत्र है और ये यहाँ पर नेत्र लेंस है और यहाँ पर कोई वस्तु है जो रखी हुई, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें इस नेत्र लेंस पर आपतित हो रही है। यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से आ रही है, ये नेत्र लेंस पर आपतित हो रही है और यहाँ से जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो पहले ही रेटिना से पहले ही अभिसारित कर देती है। ये रेटिना से पहले इसने बना दिया ये पीडेस, तो यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनने का काम रहा ही नहीं। तो देख लो ये पहले ही बन रहा है। अब इस दोष को क्योंकि बनना चाहिए था इस रेटिना पर, कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना के ऊपर। जब रेटिना पर बनेगा जब भी हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आएगा। तो देखें इसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने ये पहली कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब पहले बन रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारा नेत्र और ये नेत्र लेंस। अब यहाँ से वस्तु चल रही है, यहाँ पर हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया और तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा पर, तो ये रेटिना पर बन रहा है। जब रेटिना पर बनेगा तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब नजर आता है। तो ये इस दोष को हम दूर कर रहे हैं। ये रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन गया, ये रेटिना के ऊपर ये अवतल लेंस का प्रयोग किया इसमें। तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करके यहाँ बन रहा है। तो ये कंडीशन रेटिना से पहले बन रहा है, इसको अवतल लेंस का प्रयोग करके ये अवतल लेंस इसको क्या करता है, यहाँ पर फॉक्स ये अवतल लेंस लगाते ही ये नेत्र के द्वारा ये रेटिना पर बन जाता है। रेटिना पर बन जाएगा तो क्या होगा, हमें स्पष्ट प्रतिबिंब नजर आएगा। जबकि इसमें पहले ही बन रहा है रेटिना से पहले, तो स्पष्ट नजर नहीं आता है। अब इसके बाद ये हो गया हमारे पास निकट दृष्टि दोष। अब हम लेते हैं दूसरा, मतलब दूसरा क्या, अगला वाला तीसरा दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा, दीर्घ दृष्टि दोष। तो अगला दोष हमारे पास थर्ड, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होते हैं ये हमें देखना है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में वही, इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा,
दीर्घ बोल दो, दूर बोल दो, तो दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट नजर आती है, दूर की वस्तुएं तो क्या नजर आएगी इसको, स्पष्ट। जबकि क्या होगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती है। तो ये लिख लिया सबसे पहले जो है लिखा था, इस दोष से पीड़ित इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट नजर या स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन क्या होगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आएगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण कारण क्या रहेगा, क्योंकि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ये प्रकाश जो आ रहा है, प्रकाश को नेत्र लेंस क्या करता है, रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित कर देता है। तो ये लिख देते हैं, क्योंकि दूर से आने वाले प्रकाश को, वही रीजन लिखेंगे, क्योंकि दूर से आने वाले प्रकाश को नेत्र लेंस रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर क्या करता है, किसी बिंदु पर क्या करेगा, फोकसित कर देता है, किसी बिंदु पर फोकसित कर देता है। मतलब यहाँ तो रेटिना से पहले बना जाता है, यहाँ रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनेगा, तो भी स्पष्ट नहीं रहेगा। जहां तक रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो वही निवारण डाल दें, इसमें भी निवारण, बिल्कुल इसका उल्टा है निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस या इसको बोलते हैं अपन अभिसारी लेंस। दूसरा नाम क्या है इसका, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसको उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। तो ये का ये डायग्राम आएगा,
इसमें डायग्राम में चेंज हो जाएगा। अब इसमें पहले बन रहा था, इस वाले में क्या हो रहा, निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा था, बाद में बनेगा। तो देखते हैं हम इसका डायग्राम। ये नेत्र लेंस, यहाँ पर कोई वस्तु है, इससे प्रकाश किरणें चल रही है। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना के पीछे कहीं और जाकर बन रहा है, पी डेज। तो जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा तो यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको कहां पर बनाया जाता है, रेटिना पर बनाया जाता है, जिससे कि इस दोष को दूर करने पर उत्तल लेंस की सहायता से। तो देखो ये प्रतिबिंब यहाँ था, पी डेज यहाँ बन रहा है। अब देखो यही, इसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं इसमें, उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करेंगे हम इसमें, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का। तो क्या होगा, ये उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इसको क्या कर सकते हैं, दोष को दूर कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा वाला तो निकट दृष्टि दोष, और ये हो गया दीर्घ दृष्टि दोष, थर्ड नंबर का। अब अगला हम लेते हैं अबिंदुकता। क्या लेते हैं, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष। तो नेक्स्ट हमारे पास अबिंदुकता। तो फोर्थ हम लेते हैं फोर्थ, अगला वाला है हमारे पास अबिंदुकता। अबिंदुकता या इसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य दोष, दूसरा नाम भी इसका दृष्टि दोष। अबिंदुकता है दृष्टि वैषम्य दोष। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के नेत्र दोष में क्या होता है, जैसा दोष होता है इसमें समान दूरी पर रखी हुई, समान दूरी पर जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये जो दोष होता है ये कोर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। मतलब समान दूरी पर जो क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और जो ये दोष है वो कोर्निया, जो हमारा कोर्निया है उसकी गोलाई में अनियमितता के कारण होता है, आंख में ही दोष होता है ये। इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या के नियत उचित फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इसको दूर किया जा सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार के कौन सा ये जो ले रहे हैं, इस प्रकार के नेत्र दोष जो ये दोष है, इस प्रकार के नेत्र दोष में समान दूरी पर, इस प्रकार के नेत्र दोष में समान दूरी पर स्थित क्षैतिज
समान दूरी पर स्थित क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। स्थित क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह दोष कोर्निया, जो कोर्निया ऐसी गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष कोर्निया की गोलाई, कोर्निया की गोलाई में अनियमितता, कोर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। क्या करेंगे इसको दूर करने के लिए? निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम? उचित फोकस दूरी अथवा उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या, उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या के बेलनाकार, वक्रता त्रिज्या के बेलनाकार लेंस का क्या करते हैं? अपन बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये जो दोष होता है ये अलग से उत्पन्न नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष किसी के साथ भी उत्पन्न हो सकता है। तो आगे लिख लो, यह दोष निकट दृष्टि दोष, यह दोष निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष किसी के साथ उत्पन्न हो सकता है। किसी के साथ भी उत्पन्न हो सकता है। ये अलग से हो सकता है। अब इसका भी डायग्राम बना सकते हैं। इसमें ये बनाया हमने डायग्राम, ये यहाँ पर कोई वस्तुएं रखी हुई है। यहाँ पर क्या होगा, ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा है।
अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये इधर आगे तक हम इसको ले सकते, सीधा चली जाएगी, इसको लेना देना है। तो ये जो नजर आएंगी हमें, किस प्रकार की नजर आएगी वो हमें देखना है। ये स्पष्ट नजर नहीं आती है, ये स्पष्ट नजर नहीं आती, जो ये यहाँ पर है ये स्पष्ट नजर नहीं आ रही। जब इनको स्पष्ट नजर करना है तो यहाँ पर हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये जो नजर आएगी यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो थी ये स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी, यहाँ पर जो स्पष्ट आएगी जो है, तो हम देखें तो ये स्पष्ट नजर आएगी। यहाँ पर ये है बेलनाकार लेंस का अपन ने उपयोग किया बेलनाकार लेंस, उचित फोकस दूरी और त्रिज्या का बेलनाकार लेंस। ये दोस्त थे। अब हम ये तो प्रकाशिक यंत्र जो था, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र नेत्र और उसके दृष्टि दोष, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम दर्शन कोण पढ़ेंगे। दर्शन कोण जब तक हमें पता नहीं होगा, जब तक हम इसके जो कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र है उनके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते, उसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। तो कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र में आता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो उनका अब कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम दर्शन कोण क्या होता है इस बारे में पता हो। दर्शन कोण, दर्शन कोण और हमारे आंख पर बनने वाला जो कोण होता है किसे कहते हैं? दर्शन कोण। मतलब प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, किसकी? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता किसी वस्तु का आंख के द्वारा छोटा या बड़ा दिखाई देना उस वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। मतलब किसी वस्तु का आंख के द्वारा छोटा या बड़ा होना, उस वस्तु किसी वस्तु का आंख के द्वारा छोटा या बड़ा दिखाई देना उस वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला यह कोण ही दर्शन कोण कहलाता है। तो देखिए किसी वस्तु का, या डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन जो क्षमता है किसी वस्तु का आंख के द्वारा। तो यहाँ पर हम दर्शन कोण पढ़ रहे हैं। अब दर्शन कोण के बारे में जानते हैं कि दर्शन कोण क्या है। सबसे पहले हम इसकी क्या लेंगे? डेफिनेशन लेंगे। फिर डेफिनेशन के बारे में हम आवर्धन कोण लेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है किसी वस्तु का आंख के द्वारा, किसी वस्तु का आंख के द्वारा छोटा या बड़ा, किसी वस्तु का आंख के द्वारा छोटा या बड़ा दिखाई देना किसी वस्तु का आंख के द्वारा छोटा या बड़ा दिखाई देना उस वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले
बनने वाले कोण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। किसी वस्तु का आंख के द्वारा, किसी वस्तु का आंख के द्वारा छोटा या बड़ा दिखाई देना उस वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, आंख पर बनने वाला कोण दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण, दर्शन का मतलब कोई वस्तु में दिखाई दे, दर्शन कोण कहलाता है। वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण दर्शन कोण कहलाता है। तो इसमें हो गया दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। मतलब ये हो गया दर्शन कोण का मान, दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा वस्तु, दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ही बड़ी, वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। मतलब दर्शन कोण का मान बढ़ता जाएगा और वस्तु बड़ी दिखाई देगी। वस्तु को देखने के दर्शन कोण का मान बढ़ाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी हुए, क्या नाम है हमारे, सरल सूक्ष्मदर्शी हुआ, दूरदर्शी हुआ आदि प्रकाशिक यंत्रों में दर्शन कोण को बढ़ाकर ही वस्तुओं का सहायता से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के समीप बना लिया जाता है और प्रतिबिंब से आंख पर बड़ा, प्रतिबिंब से आंख पर बड़ा कोण बनेगा और हमें वस्तु बड़ी दिखाई देगी। ये सब प्रयोग जो होता है वो किसमें होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी आदि में। इसी सिद्धांत का दूरदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर, ये दर्शन कोण के सिद्धांत पर। तो क्या जाएगा, जैसे दर्शन कोण में उपयोग में क्या आता है, सूक्ष्मदर्शी हुआ, दूरदर्शी हुआ आदि जो प्रकाशिक यंत्र हैं में दर्शन कोण बढ़ाकर ही वस्तुओं का आभासी आकार बढ़ाया जाता है। तो चाहे तो हम आगे लिख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि प्रकाशिक यंत्र, आदि प्रकाशिक यंत्रों, आदि प्रकाशिक जो यंत्र है, जो आदि प्रकाशिक यंत्रों में दर्शन कोण, दर्शन कोण, आदि प्रकाशिक यंत्रों में दर्शन कोण बढ़ाकर ही, दर्शन कोण बढ़ाकर ही वस्तुओं, दर्शन कोण बढ़ाकर ही वस्तुओं का आभासी आकार बढ़ाया जा सकता है। दर्शन कोण बढ़ाकर ही वस्तुओं का आभासी आकार, आभासी आकार बढ़ाया जा सकता है। और जो ये है इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो उपयुक्त लेंसों की सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा उपयुक्त जो लेंस है सहायता से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के समीप बना लेते। मतलब उपयुक्त जो लेंस है, लेंसों की सहायता से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के समीप बना लें तो प्रतिबिंब से आंख पर बड़ा कोण बनेगा और हमें वस्तु बड़ी दिखाई देगी। दूरदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आगे लिख सकते हैं अपन, दूरदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य कर, डायरेक्ट लिख लो दूरदर्शी, या डायरेक्ट रहने दो, कोई आवश्यकता नहीं, दूरदर्शी होंगे इसी सिद्धांत पर कार्य करेंगे
दर्शन कोण को बढ़ाने पर। तो देखें हम अब इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे कोणीय आवर्धन। क्या लेंगे नेक्स्ट टॉपिक? कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन जिसको हम आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। क्या? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता मतलब प्रतिबिंब द्वारा आग पर किसी प्रकाशिक यंत्र की दर्शन कोण बनाने की क्षमता ही उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो यह हो गया किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आग पर बनने वाला कोण। किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब मतलब किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण बीटा एवं बिंब के द्वारा प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण बीटा तथा बिंब के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण अल्फा का जो अनुपात है, दर्शन कोण जो है उसका जो अनुपात होगा वही क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाती है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं किसी प्रकाशिक यंत्र की दर्शन कोण बनाने की क्षमता ही उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो चाहो तो लिख सकते हो किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन किसी प्रकाशिक यंत्र की दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता किसी प्रकाशिक यंत्र की दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाएगी? उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो आगे हम किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आंख पर दर्शन कोण या किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बनने वाले किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसका आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बीटा एवं बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बनने वाला जो कोण है वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अल्फा का जो अनुपात है वही प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो आवर्धन क्षमता का हम दूसरा फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर प्रकाशिक यंत्र के द्वारा प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण बीटा और बटा बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बनने वाला दर्शन कोण वही होगा अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी दर्शन कोण लिख सकते हैं अपन। इनका जो अनुपात होता है मतलब कोई वस्तु है तो वस्तु का प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बीटा और बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बनने वाला दर्शन कोण अल्फा। तो ये दोनों जो है बनने वाला जो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बीटा तथा
बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बनने वाला दर्शन कोण अल्फा, इनका अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्तन क्षमता। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। ये हमारे जगह जगह काम आएगा। अब देखो इसका हम डायग्राम भी दे सकते हैं किस प्रकार से। देखो यहाँ पर देखते हैं हम, ये जैसे यहाँ आइज है और यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु, इस वस्तु के द्वारा जो आंख पर जो कोण बन रहा है, ये वस्तु है और ये वस्तु, या इस वस्तु का आंख पर ये क्या है, यहाँ पर आइज, जिसको हम देख रहे हैं, ये आइज है। यहां से हम इसको देख रहे हैं वस्तु, और इस वस्तु का जो बनाया गया कोण है ये अल्फा, ये कहलाता है, पहले तो ये बिना प्रकाशिक यंत्र की ये वाला बनने वाला कोण। तो और जब कोई प्रकाशिक यंत्र रख दिया तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। प्रकाशिक यंत्र के बाद वस्तु बड़ी नजर आती है, तो प्रकाशिक यंत्र के बाद ये आंख पर बनने वाला कोण, तो ये वाला जो कोण होगा, ये यहां से लेकर यहां तक का, ये बीटा, ये होगा प्रकाशिक यंत्र। ये है प्रकाशिक यंत्र लगने के बाद, प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, या डायरेक्ट लिख सकते हो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण तथा बिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण। तो वही हो गया प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बनने वाला कोण और बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बनने वाला कोण। तो ये हो गया हमारे पास कोणीय आवर्धन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसका डेरिवेशन जो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। धन्यवाद।